नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की ये सच्ची कहानी हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भोगीपुरा गांव की है, जहां 5 सितंबर 2024 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। दरअसल जब यहाँ रोज की तरह कुछ चरवाहे अपने जानवरों को लेकर खेती की तरफ गए, तो वैसे ही पिंटू गुर्जर के खेत में बने कुएं पर जब जानवरों को पानी पिलाने पहुंचे तो एक चरवाहे की नज़र कुएं पर गई और वहां जो उसने देखा वो किसी को भी इंसान को डराने के लिए काफ़ी था, क्योंकि कुएं में एक युवक की लाश तैर रही थी। ये देखकर चरवाहा डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद उसकी आवाज़ सुनकर बाकी चरवाहे वहां दौड़ कर आए और कुएं के अंदर का यह दृश्य देखकर वो सभी घबरा गए। अब घबराहट में उन्होंने गाँव के और लोगों को बुलाया तो थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी भीड़ के बीच से किसी ने इस घटना की खबर पुलिस को भी दे दी। तो इस रहस्यमयी घटना के पीछे की सच्चाई क्या है, वो युवक कौन था और आखिर ये कैसे हुआ, ये सब हम आगे आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो जैसे ही ओटीला थाने के एसएचओ शिवम राजावत को कुएं में लाश मिलने की खबर मिली, वो अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। तब तक वहां भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। तो पुलिस ने सबसे पहले लोगों को दूर किया और हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े हादसे को लेकर वहां तरह तरह की बातें हो रही थीं। एसएचओ शिवम राजावत और बेहद के एसडीओपी संतोष पटेल ने तुरंत एसडीआरएफ की टीम को बुलाया और टीम के एक सदस्य को रस्सी की मदद से कुएं में उतारा गया। उसने युवक के शव को रस्सी से बांधा और उसे बाहर निकाला। जब अधिकारियों ने शव को मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि युवक के सिर पर एक बड़ा घाव था। इससे साफ हो गया कि युवक की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया गया कि हत्या करीब 15-20 घंटे पहले हुई होगी। मृतक की उम्र 30-32 साल के बीच लग रही थी। उसके कपड़ों और चेहरे से लग रहा था कि वह किसी मध्यम वर्गीय परिवार का हो सकता है। एसएचओ ने मौके पर मौजूद लोगों से उसकी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। इससे ये साफ हुआ कि मृतक आसपास के गांव का नहीं था। इसी बीच घटनास्थल की छानबीन के दौरान पुलिस को खून से सना एक पत्थर मिला, जो शायद हत्या में इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन मृतक की पहचान या हत्या के पीछे का कारण जानने के लिए कोई और सुराग नहीं मिला। इससे पुलिस को अंदाजा हुआ कि युवक की हत्या कहीं और की गई और उसकी लाश को यहाँ कुएं में फेंक दिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये मृतक है कौन और उसकी हत्या किसने और क्यों की। दरअसल इस मामले को सुलझाना पुलिस को किसी चुनौती से कम नहीं था। अब पुलिस ने पहले शव के फोटो खींचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इसी बीच ग्वालियर के एडिशनल एसपी सियाज केम ने एसएचओ शिवम राजावत और एसडीओपी संतोष पटेल को फ़ोन कर केस को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एसपी राकेश सागर ने इस हत्या के अपराधियों को पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है और साथ ही पूछा कि कहीं किसी युवक के लापता होने की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने यह तरीका अपनाया, लेकिन उनका यह प्रयास नाकाम रहा, क्योंकि मृतक के हुलिये से मिलते जुलते किसी भी व्यक्ति की ग्वालियर में लापता होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। इससे मामला और भी पेचीदा हो गया। अब एसएचओ शिवम राजावत ने फैसला किया कि इस केस को सुलझाने के लिए एक खास टीम बनाई जाए। उन्होंने अपने सबसे काबिल पुलिस अधिकारियों को इस टीम में शामिल किया और उन्हें निर्देश दिया कि मामले की गहराई से जांच की जाए। इसके बाद टीम ने हर सुराग और संभावना पर काम करना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने अपने भरोसेमंद मुखबिर की मदद भी ली, यानी उन्हें भी इस काम में लगा दिया और वो लोग फिर से घटनास्थल के पास गए और वहाँ गहराई से जांच पड़ताल करने लगे। लेकिन घटनास्थल पर ऐसा कोई सुराग नहीं था जिससे मृतक की पहचान हो सके या हत्या के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इस केस ने एसएचओ शिवम राजावत को उलझन में डाल दिया, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि मृतक के हत्यारे से क्या दुश्मनी थी। उसे मारकर उसकी लाश कुएं में फेंक दी गई। तो इसी बीच सोचते सोचते 6 सितंबर 2024 की सुबह एसएचओ शिवम राजावत के दिमाग में ई-रक्षक ऐप का ख्याल आया और उन्होंने तुरंत ऐप पर गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी खंगालनी शुरू की। तो आखिरकार अब उनकी मेहनत रंग लाई, यानी कुएं से मिली लाश के हुलिये के आधार पर मृतक की पहचान महावीर शरण कौरव के रूप में हुई। महावीर भिंड जिले के ररुआ आलमपुर गांव का रहने वाला था।
लेकिन वर्तमान में महावीर ग्वालियर के गुड़ी गुड्डा नाका इलाके में रहता था। अब पुलिस के सामने यह पता लगाना था कि महावीर की हत्या क्यों और कैसे हुई। क्या ये कोई आपसी रंजिश थी या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी। अब ये पता चलने के बाद पुलिस को एक जानकारी और मिली कि जो महावीर वर्तमान में ग्वालियर के गुडी गुड्डा नाका इलाके में रहता था, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 सितंबर 2024 को भिंड जिले के आलमपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। जैसे ही 6 सितंबर 2024 को महावीर की पहचान हुई तो इसके बाद एसएचओ शिवम राजावत ने तुरंत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए सबसे पहले भोगीपुरा के तिराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फिर इन फुटेज को उन्होंने महावीर के रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को दिखाया तो फुटेज में एक युवक नजर आया जिसकी पहचान महावीर के रिश्तेदारों द्वारा महावीर के ममेरे भाई सुरेंद्र कौरव के रूप में हुई। साथ ही महावीर के रिश्तेदारों ने पुलिस को यह भी बताया कि सुरेंद्र का महावीर की पत्नी ज्योति के साथ अवैध संबंध था और सुरेंद्र मोरो का रहने वाला था। ये बात सामने आते ही पुलिस ने 7 सितंबर 2024 को शक के आधार पर महावीर की पत्नी ज्योति और सुरेंद्र कौरव को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। पूछताछ में ज्योति ने महावीर की हत्या और सुरेंद्र के साथ अवैध संबंधों की बात को सिरे से नकार दिया। हालांकि उसने पुलिस को यह जरूर बताया कि कुछ समय पहले महावीर का कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था और वो लोग उसे जान से मारने की धमकी दे चुके थे। ये सब जानकारी मिलने के बाद 8 सितंबर 2024 को पुलिस ने महावीर के कॉल डिटेल्स की जांच करने का फैसला किया। जब महावीर का मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो वह पूरी तरह से फॉर्मेट किया गया था। इसके बाद से पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि मामला बेहद संदिग्ध है और इसमें किसी गहरी साजिश के संकेत छुपे हुए हैं। इसके बाद एसएचओ शिवम राजावत ने आगे की जांच के लिए ज्योति के मोबाइल की कॉल डिटेल्स मंगवाई। जब कॉल डिटेल्स देखी गई तो एक ऐसी जानकारी निकल कर आई जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि ज्योति के फ़ोन पर एक ही नंबर पे 500 से भी ज़्यादा कॉल्स की गई थी और यह नंबर महावीर के ममेरे भाई सुरेंद्र का था। जांच में यह भी पता चला कि ज्योति और सुरेंद्र के बीच रोजाना लंबी बातचीत होती थी, तो इस दौरान भी 3 से 5 सितंबर के बीच लंबी बात हुई। अब पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह छापा मारा, लेकिन वह हाथ नहीं आया। साथ ही मुराव गांव के उसके घर पर भी छापा मारा गया, लेकिन वह वहां भी नहीं मिला। इसी दौरान घर वालों से पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली कि सुरेंद्र 5 सितंबर को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए गया है और वह वहां से वापस नहीं लौटा है। तुरंत पुलिस की टीम सुरेंद्र की तलाश में अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि, तीर्थ स्थल, आसपास के घाट और थाना कोतवाली क्षेत्र में उसे ढूंढने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस को वहां कोई सफलता नहीं मिली और वे खाली हाथ लौट आए। बार बार असफल होने के बावजूद पुलिस की टीम पूरी कोशिश के साथ सुरेंद्र की तलाश में जुटी रही और सुरेंद्र की फ़ोटो के साथ पुलिस विभिन्न इलाकों में उसकी खोज कर रही थी। इस दौरान एक मुखबिर ने एसएचओ को सूचना दी कि सुरेंद्र कौरव इस समय रड़गवा तिराहे के पास यात्री प्रतीक्षालय के पास खड़ा है और किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की इस जानकारी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। वहां उन्होंने सुरेंद्र को खड़ा पाया तो वहां से भागने की योजना बना रहा था। पुलिस ने उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर महावीर की हत्या के बारे में पूछताछ शुरू की। तो शुरुआत में सुरेंद्र ने हत्या में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से सवाल जवाब किए तो वह टूट गया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने ही महावीर की हत्या की थी। उसने यह भी बताया कि उसने क्यों और कैसे इस घटना को अंजाम दिया। उसकी बताई ये सच्चाई बेहद ही खौफनाक थी और दिल दहला देने वाली थी, जिसने थाने में मौजूद पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया, जो इस प्रकार थी। महावीर शरण कौरव मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ररुआ गांव का रहने वाला था। उसके पिता महेंद्र कौरव गांव में खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। महावीर ने शादी के बाद अपने हिस्से की 12 बीघे जमीन बटाई पर देकर अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ ग्वालियर के गुडी गुड्डा नाका इलाके में एक किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। सुरेंद्र महावीर के मामा का बेटा भी अक्सर महावीर के घर आया जाया करता था। जब भी सुरेंद्र खाली समय होता था तो वह महावीर के घर सुबह सुबह पहुंच जाता था। फिर दोनों दिन भर नशा करते थे और रात में महावीर के घर खाना खाकर सुरेंद्र अपने घर लौट जाता था। ज्योति और सुरेंद्र की कहानी वहीं से शुरू हुई।
जब उनकी नज़रें पहली बार एक दूसरे से मिली, अब सुरेंद्र जब भी खूबसूरत ज्योति को देखता तो उसका दिल अजीब सी हलचल करने से भर जाता था। धीरे धीरे ज्योति ने भी सुरेंद्र की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। ज्योति का पति महावीर भोला भाला और अनपढ़ था, जिसे ना तो मोबाइल चलाना आता था और ना ही इंस्टाग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल करता था। वहीं ज्योति जो 10वीं फेल थी, वह इंस्टाग्राम की बेहद शौकीन थी। सुरेंद्र जो महावीर का मेरा भाई था, भले ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना अच्छे से आता था। यही वजह थी कि ज्योति का झुकाव सुरेंद्र की ओर बढ़ने लगा। सुरेंद्र को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि ज्योति के लिए उसके मन में खास भावनाएं हैं, और ज्योति की नज़रों में जो चाहत दिखती थी, सुरेंद्र उसे आसानी से भाप गया। धीरे धीरे सुरेंद्र की नज़रों में ज्योति और भी खूबसूरत लगने लगी। उसकी हर अदा सुरेंद्र को मोहने लगी और वह ज्योति के जाल में फंसता चला गया। करीब 1.5 साल पहले की बात है, जब महावीर अपने गांव ररुआ 2-4 दिनों के लिए गया हुआ था, तो सुरेंद्र को जब यह पता चला कि उसका ध्यान पूरे दिन किसी काम में नहीं लगा, उसका मन बार बार ज्योति की तरफ खींचने लगा। जब शाम ढलने के बाद वह खुद को नहीं रोक पाया तो सीधे महावीर के घर पहुंच गया, तो उसे घर के दरवाजे पर ज्योति सजी धजी खड़ी मिली। उसकी खूबसूरती देखकर सुरेंद्र का दिल मचल गया। इसके बाद ज्योति ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हारे भैया तो गांव गए हुए हैं और तुम यहाँ क्यों आए हो? सुरेंद्र ने सहजता से जवाब देते हुए कहा, यही तो वजह है कि मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। साथ ही ज्योति ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं था? तो इस पर सुरेंद्र ने हल्के से हंसते हुए कहा, काम तो था, पर मेरा मन कहीं और था। यह बात सुनने के बाद ज्योति ने चौंकते हुए पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हारा मन काम में नहीं लग रहा? थोड़ी हिचक के बाद सुरेंद्र ने जवाब दिया कि तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे बेचैन कर दिया है। अब मेरा मन किसी और चीज़ में नहीं लगता। यह सुनकर ज्योति ने दर्द भरे लहजे में कहा कि ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जिसकी कोई कदर ही न करे। सुरेंद्र को यह सुनकर हैरानी हुई, जिस पर उसने धीरे से पूछा, क्या महावीर भैया तुम्हारी कदर नहीं करते हैं? इस पर ज्योति चुप हो गई। उसकी चुप्पी ने सुरेंद्र के दिल में अजीब सी बेचैनी भर दी, और कुछ देर बाद ज्योति ने टूटे हुए मन से कहा कि महावीर को सिर्फ अपने और अपने दोस्तों के संग चाय पीने से मतलब है। मेरी रातें अकेलेपन और पीड़ा में कटती हैं। सुरेंद्र ने भी अपने दिल की बात साझा की। उसने कहा, पत्नी के गुजर जाने के बाद मेरा भी जीवन खालीपन से भर गया है और उस खालीपन को महसूस करता हूँ। फिर सुरेंद्र ने ज्योति से कहा कि अगर तुम दिल से मेरा साथ दो तो हम दोनों इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। पहले तो ज्योति मना करती है, लेकिन आखिरकार वह मान गई। उस रात दोनों ने पति पत्नी की तरह साथ वक्त बिताया। जब उनकी झिझक टूट गई तो ये सिलसिला जारी हो गया और मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन कहते हैं इश्क छुपाए नहीं छुपता, तो उनकी नज़दीकियों की खबर चारों ओर फैलने लगी और एक दिन यह बात महावीर तक भी पहुंच गई। महावीर ने पहले ज्योति को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो वह सख्त हो गया। इसी के चलते दोनों के बीच लड़ाई और झगड़े बढ़ने लगे। लेकिन ज्योति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वह सुरेंद्र के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। लेकिन अब महावीर की सख्ती से ज्योति और सुरेंद्र को मिलने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। इस स्थिति में दोनों ने असहनीय हो गई थी। आखिरकार एक दिन जब महावीर घर पर नहीं था तो ज्योति ने सुरेंद्र को बुलाया और कहा कि मैं अब महावीर के अत्याचारों से तंग आ चुकी हूँ। यानी हर दिन की मारपीट और गालियों से मेरी सहनशक्ति की सीमा से बाहर हो गई है। साथ ही उसने सुरेंद्र से कहा कि यह सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? तुम कुछ करो जिससे हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। महावीर की आदतों और व्यवहार से सुरेंद्र भी भली भांति वाकिफ था। वह ज्योति को तसल्ली देते हुए महावीर का एक नासमझ आदमी है, और साथ ही जब सुरेंद्र ने उसे समझाने की कोशिश करी तो वह महावीर के खिलाफ खड़ी हो और उसे पलटकर जवाब दो, तो ज्योति ने उसकी बातों को नकार दिया। वह इतनी तंग आ चुकी थी कि सुरेंद्र से साफ साफ कह दिया कि अगर तुम सच में मुझे हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहते हो तो महावीर को मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। यह सुनकर सुरेंद्र थोड़ा घबरा गया और वह ज्योति को समझाने की कोशिश में लगा कि तलाक का रास्ता अपनाया जाए। लेकिन ज्योति ने कहा कि महावीर कभी तलाक नहीं देगा, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, महावीर को ख़त्म करना। उसने सुरेंद्र को भरोसा दिलाया कि सब कुछ सही से हो जाएगा। सुरेंद्र ने ज्योति की बात मान ली और दोनों ने इस योजना को अंजाम देने के लिए 3 सितंबर 2024 का दिन तय किया। अब 3 सितंबर 2024 की सुबह करीब 10 बजे महावीर जब गांव से अपने घर लौटा तो उसने देखा कि ज्योति पूरी तरह सज धज कर उसका इंतजार कर रही है। उसका यह बदला हुआ रूप देखकर महावीर चौंक गया और कुछ पूछने लगा। तभी ज्योति उसके लिए चाय लेकर उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रखेगी, क्योंकि अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। ज्योति की बातों ने महावीर के गुस्से को शांत कर दिया।
साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में बड़ी खुशियां आने वाली हैं, बस हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। महावीर ज्योति के इस बदले हुए व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब उसी दिन यानी 3 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 3 बजे महावीर का ममेरा भाई सुरेंद्र उसके घर पहुंचा। सुरेंद्र ने कहा कि वह ग्वालियर जेल में बंद अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा है और उसने ये बात महावीर से पूछी कि अगर वो भी चलना चाहता है तो साथ चल सकता है। महावीर ने इस पर हामी भर दी और दोनों ग्वालियर के लिए निकल पड़े। लेकिन जेल पहुंचने के बाद पता चला कि मुलाकात का समय खत्म हो चुका है, इसलिए वो लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सुरेंद्र ने ग्वालियर से कुछ नशा खरीदा, क्योंकि दोनों ने को नशे का शौक था। फिर रास्ते पर भर दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी उटीला के पास सुरेंद्र के मोबाइल पर ज्योति का फ़ोन आया तो सुरेंद्र ने महावीर से बाइक रोकने को कहा और ज्योति से फ़ोन पर बात की। बातचीत खत्म कर दोनों फिर से ररुआ की ओर चल पड़े। इसके बाद भोगीपुरा के पास एक सुनसान जगह पर सुरेंद्र ने पेड़ों की छाया देखकर बाइक रोकी और वहाँ एक मंदिर के पास चबूतरे पर बैठकर सुरेंद्र और महावीर ने नशा किया। दोनों चबूतरे पर बैठकर नशा करते हैं। नशा होने के बाद महावीर ने अचानक सुरेंद्र से पूछा कि ज्योति का फ़ोन तेरे मोबाइल पर क्यों आ रहा है। यह सुनकर सुरेंद्र भड़क गया। बात बढ़ने लगी और दोनों के बीच बहस हो गई। तो गुस्से में सुरेंद्र ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और महावीर के सिर पर दे मारा, जिससे महावीर ज़मीन पर गिर पड़ा। साथ ही उसके सिर से खून बहने लगा और कुछ देर में उसकी मौत हो गई। अब सुरेंद्र ने देखा कि महावीर की सांसें थम चुकी थी, यानी मर चुका था। तो उसकी लाश को चबूतरे से घसीटकर पास के कुएं में डाल दिया। उसने सोचा कि इतनी दूर महावीर की पहचान नहीं हो सकती है। फिर उसने महावीर की बाइक नहर के पास छोड़ दी और उसके मोबाइल और खून से सने कपड़े झाड़ियों में फेंक दिए। इसके बाद सुरेंद्र ने ज्योति को फ़ोन किया और कहा कि आज मैंने महावीर का काम ख़त्म कर दिया। दरअसल इसके बाद सुरेंद्र रात को सीधा ज्योति के पास पहुंचा, क्योंकि ज्योति बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। फिर दोनों ने महावीर की मौत का जश्न मनाया और खूब मस्ती की। अब अगले दिन सुबह ज्योति ने सुरेंद्र से कहा कि कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। सुरेंद्र ने बात मानी और अयोध्या चला गया। अब ये दोनों सोच रहे थे कि पुलिस कभी उनको पकड़ नहीं पाएगी। पुलिस ने उनकी चालाकी का पर्दाफाश कर दिया, यानी सुरेंद्र और ज्योति को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और मृतक महावीर का 3 साल का मासूम बेटा अब अपने दादा दादी के पास ररुआ गांव में रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।